नमस्ते। आज हम भारत के डिजिटल परिदृश्य में हो रही हलचल पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे सामने सरकारी और प्राइवेट दोनों तरफ से लॉन्च हुए नए ऐप्स, पोर्टल्स और सर्विसेज की एक लंबी लिस्ट है। एक नजर में ये सब अलग अलग इनिशिएटिव्स लग सकते हैं, लेकिन हमारी आज की कोशिश है इन बिखरे हुए डॉट्स को जोड़ना और ये समझना कि इनसे भारत की तस्वीर असल में कैसे बदल रही है। तेलंगाना का मी सेवा मतलब मी सेवा अब व्हाट्सएप पर है, यानी सरकारी सर्विसेज के लिए अब लंबी लाइनें नहीं, बस एक व्हाट्सएप मैसेज। सुनने में तो ये बहुत क्रांतिकारी लगता है तो क्रांतिकारी मतलब फ्रंट एंड पे तो ये बहुत सुविधाजनक है। टेक्नोलॉजी को लागू करना एक बात है, पर इंस्टीट्यूशनल कल्चर को बदलना बिल्कुल दूसरी। संपत्ति को डिजिटाइज कर रहा है। यहाँ भी चुनौती सिर्फ जमीन के कागजों को स्कैन करके अपलोड करना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। सोचिए उस किसान के बारे में जिसे अपनी जमीन पर लोन लेने के लिए महीनों तक पटवारी के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे। अगर ये सिस्टम सही से काम करता है तो ये उस किसान की जिंदगी से महीनों की चिंता और अनिश्चितता को मिटा सकता है। लेकिन अगर डेटा एंट्री में गलती हो गई या पुराने रिकॉर्ड्स में ही विवाद है तो वही समस्या डिजिटल रूप में भी बनी रहेगी। एग्जैक्टली। ये पारदर्शिता लाने का एक जबरदस्त टूल है, पर इसे जमीनी हकीकत के साथ जोड़ना होगा। इसी तरह केंद्र सरकार कॉर्पोरेट लेवल पे भी काम कर रही है। एंटिटी लॉकर और बैंकनेट पोर्टल लॉन्च हुए हैं। तो एंटिटी लॉकर एक तरह से कंपनियों के लिए डिजी लॉकर जैसा है, जहां वे अपने सारे जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रख सकती हैं। आपने सही समझा। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक कदम है। और बैंक नेट पोर्टल ई नीलामी के लिए है। पहले सरकारी संपत्तियों की नीलामी में अक्सर कुछ गिने चुने लोग ही हिस्सा ले पाते थे, जिससे मिलीभगत की गुंजाइश रहती थी। अच्छा। इसे ऑनलाइन ले जाने का मतलब है कि अब देश के किसी भी कोने से कोई भी बोली लगा सकता है। इससे न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ती है, बल्कि सरकार को संपत्ति की बेहतर कीमत मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। इन सब के बीच एक बहुत ही विशिष्ट ऐप भी है, हज सुविधा ऐप। हम सब ने इसके बारे में सुना है, लेकिन दिलचस्प सवाल ये है कि क्या इस तरह के नीश सरकारी ऐप्स एक अच्छा ट्रेंड है? ये गवर्नेंस में एक बड़ी बहस का मुद्दा है। एप्स फॉर एवरीथिंग वर्सेस अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म अप्रोच। एक तरफ हज सुविधा ऐप जैसा फोकस्ड ऐप यूजर के लिए बहुत आसान होता है, सारी जरूरी जानकारी एक जगह। लेकिन दूसरी तरफ अगर हर छोटी बड़ी सेवा के लिए एक अलग ऐप होगा तो लोगों के फोन ऐप्स के कब्रिस्तान बन जाएंगे। बिल्कुल। शायद भविष्य एक ऐसे सुपर ऐप का है जहां ये सभी सेवाएं मॉड्यूल्स की तरह मौजूद हों। तो हमने देखा कि कैसे सरकार अपनी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल दरवाजे खोल रही है, लेकिन तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ प्रशासनिक कामों के लिए नहीं हो रहा है। ये हमारी जिंदगी के सबसे निजी पहलू यानी स्वास्थ्य को भी छू रहा है। पोषण ट्रैकर ऐप इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। हाँ, और ये पहल अपने स्केल की वजह से बहुत महत्वपूर्ण है। देश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को इस ऐप पर लाना कोई छोटा काम नहीं है। कागज पर चल रहे पोषण के रिकॉर्ड्स को रियल टाइम डेटा में बदलना, इससे पॉलिसी मेकिंग पूरी तरह बदल सकती है। मतलब हम देख सकते हैं कि किस जिले में, किस गांव में बच्चों में कुपोषण ज्यादा है और तुरंत एक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहां भी वही डेटा वाली चुनौती होगी। लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सही और कंसिस्टेंट डेटा भरवाना कितना मुश्किल होगा। ये इसकी सबसे बड़ी बाधा है। इसके लिए सिर्फ ऐप बनाना काफी नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देना, उन्हें सही डिवाइस देना और उन्हें मोटिवेट करना भी जरूरी है। सही बात है। इसी तरह का एक और दिलचस्प उदाहरण हरियाणा का सम्मान संजीवनी ऐप है, जो महिलाओं तक सैनिटरी नैपकिन पहुंचाने की योजना से जुड़ा है। यह सिर्फ एक डिलीवरी ऐप नहीं है, यह स्वास्थ्य और सम्मान को तकनीक के जरिए जोड़ रहा है। और जब बात आपात स्थिति की आती है तो गुरुग्राम में ब्लिंकिट एम्बुलेंस सेवा का जिक्र करना जरूरी है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी और एम्बुलेंस। अजीब है पर इनोवेटिव भी। ब्लिंकिट की ताकत क्या है? उनका हाइपर लोकल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। वो जानते हैं कि शहर की किस गली से किस समय सबसे तेज निकला जा सकता है। अच्छा। इस एक्सपर्टीज का इस्तेमाल एम्बुलेंस को मरीज तक जल्दी पहुंचाने के लिए करना एक शानदार आइडिया है। लेकिन क्या एक ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी पर आपातकालीन सेवाओं के लिए भरोसा किया जा सकता है? क्या यहाँ जवाबदेही और मेडिकल ट्रेनिंग की कोई समस्या नहीं होगी? यही इसका सबसे बड़ा जोखिम है। मॉडल शानदार है, लेकिन रेगुलेशन के बिना ये खतरनाक हो सकता है। सरकार को यहाँ कदम रखना होगा और ये तय करना होगा कि इन एम्बुलेंस में जरूरी मेडिकल उपकरण और प्रशिक्षित स्टाफ हो, वरना ये सिर्फ मरीज को ढोने वाली एक तेज टैक्सी बनकर रह जाएगी। यानी इनोवेशन और रेगुलेशन को साथ साथ चलना होगा। बिल्कुल। चलिए अब सुरक्षा और पर्यावरण की बात करते हैं।
मत्स्य पालन मंत्रालय ने फिशिंग जहाजों के लिए रियल क्राफ्ट पोर्टल लॉन्च किया है। ये कैसे काम करता है? सोचिए, हजारों किलोमीटर की समुद्री सीमा और लाखों नावें। कौन सी नाव कानूनी है, कौन सी अवैध, ये पता लगाना लगभग नामुमकिन है। रियल क्राफ्ट हर नाव को एक डिजिटल पहचान देता है। मतलब समंदर में एक तरह का आधार कार्ड सिस्टम बनाने जैसा। हाँ, आप कह सकती हैं। जब हर नाव रजिस्टर्ड और ट्रैक की जा सकती है, तो अवैध मछली पकड़ने वालों या तस्करी जैसी गतिविधियों में शामिल नावों को पहचानना आसान हो जाता है। और जमीन पर जंगलों के लिए कर्नाटका ने गरुड़ रक्षी पोर्टल शुरू किया है और केरल ने आपदा प्रबंधन के लिए कवचम ऐप। ये ऐसा है जैसे हम तकनीक को अपनी आंखें और कान बना रहे हैं उन जगहों के लिए जहां इंसान हर वक्त मौजूद नहीं रह सकता। बिल्कुल, कवचम जैसे ऐप का असली मूल्य उसकी प्रिडिक्टिव एबिलिटी में है। केरल जैसी जगह पर जहां बाढ़ और भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है, अगर ये ऐप कुछ घंटे पहले भी सटीक चेतावनी दे सके तो ये हजारों जानें बचा सकता है। ये तो तकनीक को एक सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल करना हुआ। सही कहा। और यह सुरक्षा सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं तक सीमित नहीं है। सीबीआई ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है जो इंटरपोल और भारतीय पुलिस एजेंसियों को जोड़ेगा। ये अपराध से लड़ने के लिए एक डिजिटल सुपर हाईवे बनाने जैसा लग रहा है। हाँ, लेकिन इस सुपर हाईवे पर बहुत सारे टोल गेट्स हैं। भारत में हर राज्य की पुलिस फोर्स का अपना अलग सिस्टम है, अपना अलग डेटाबेस। अच्छा। भारत पोल का असली इम्तिहान ये होगा कि क्या वो इन सभी अलग अलग सिस्टम्स को एक साथ एक ही भाषा में बात करने पर मजबूर कर सकता है। अगर ये सफल होता है तो अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को भारत में छुपने की जगह मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। IIT हैदराबाद और इसरो ने मिलकर फीस्ट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। और ये बहुत बड़ी बात है। अब तक रॉकेट से लेकर पुलों तक के डिजाइन्स की मजबूती को परखने के लिए, जिसे स्ट्रक्चरल एनालिसिस कहते हैं, हम महंगे विदेशी सॉफ्टवेयर पर निर्भर थे। फीस्ट जैसा स्वदेशी सॉफ्टवेयर होने का मतलब है कि अब यह क्षमता हमारे अपने हाथ में है। तो ये ना सिर्फ सस्ता और सुरक्षित है, बल्कि स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस भी है। अच्छा, इनोवेशन की बात हो रही है तो यहाँ एक दिलचस्प खबर है। एयर इंडिया अब घरेलू उड़ानों पर इन फ्लाइट वाईफाई देने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। एक मिनट, क्या सच में 2025 में एयर इंडिया पहली एयरलाइन है जो घरेलू उड़ानों पर वाईफाई दे रही है? मुझे लगा था ये सुविधा अब तक आम हो जानी चाहिए थी। आपका सवाल जायज है। भारत में इसे लागू करने में कई रेगुलेटरी और तकनीकी बाधाएं थीं, खासकर सैटेलाइट कनेक्टिविटी को लेकर। देर से ही सही, पर ये एक शुरुआत है और ये दिखाता है कि भारतीय एविएशन सेक्टर अब पैसेंजर एक्सपीरियंस को लेकर कितना गंभीर हो रहा है। और ये इनोवेशन सिर्फ इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं है। विज्ञान में भारतीय जैविक डेटा केंद्र पोर्टल लॉन्च हुआ है। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। इसका आम भाषा में क्या मतलब है? इसका मतलब जबरदस्त है। अभी तक भारत में हो रहे जेनेटिक रिसर्च का डेटा अलग अलग संस्थानों की हार्ड ड्राइव में बिखरा पड़ा था। इस पोर्टल का मतलब है कि अब मुंबई में कैंसर पर काम कर रहा एक वैज्ञानिक चेन्नई में हुई डायबिटीज की स्टडी के डेटा का आसानी से विश्लेषण कर सकता है। अरे वाह! इससे बीमारियों के पैटर्न खोजने और नए इलाज विकसित करने की रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है। ये भारत के बायोलॉजिकल डेटा का UPI बनाने जैसा है। वाह, ये तो सच में गेम चेंजर हो सकता है। इसी तरह भारत क्लीन टेक विनिर्माण मंच और सेबी का आइस पोर्टल भी है। भारत क्लीन टेक भारत को सोलर पैनल और बैटरी जैसी ग्रीन टेक्नोलॉजी का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश है। हाँ, वहीं सेबी का आइस पोर्टल एक जरूरी सेफ्टी नेट है। मतलब जब हमारा पूरा फाइनेंशियल मार्केट डिजिटल हो गया है तो स्टॉक एक्सचेंज में एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी से करोड़ों का नुकसान हो सकता है। ये पोर्टल उन गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग को पारदर्शी बनाता है। इस लिस्ट में एक अंतर्राष्ट्रीय नाम भी है, चीन का DeepSeek R1 AI मॉडल, जिसने चैट GPT को टक्कर दी है। ये हमें याद दिलाता है कि AI की रेस में हम अकेले नहीं दौड़ रहे। बिल्कुल नहीं, ये रेस बहुत तेज है और इसमें बने रहने के लिए लगातार इनोवेशन जरूरी है। ये दिखाता है कि हमें सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर तक हर फ्रंट पर तैयार रहना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के लिए कुंभवाणी FM चैनल शुरू किया है। ये दिखाता है कि कभी कभी सबसे प्रभावी तकनीक सबसे सरल होती है। करोड़ों लोगों की भीड़ में जहां मोबाइल नेटवर्क भी फेल हो सकता है, वहां एक FM चैनल सूचना पहुंचाने का सबसे भरोसेमंद जरिया हो सकता है। ये ओल्ड टेक का बहुत स्मार्ट यूज है। बिल्कुल। और एक और पहल है KTS 3.0 पोर्टल, जो काशी तमिल संगमम के लिए है। ये दिखाता है कि कैसे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म देश के दो अलग अलग कोनों के लोगों को जोड़ने का काम कर सकता है।
हाँ, और ये बहुत जरूरी है। तकनीक का काम सिर्फ चीजों को एफिशिएंट बनाना नहीं है। इसका इस्तेमाल हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, उसे बढ़ावा देने और लोगों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए भी हो सकता है। बिल्कुल। एक पोर्टल के जरिए कोई तमिलनाडु से काशी की सांस्कृतिक यात्रा पर आ सकता है। ये भाषा और भूगोल की दूरियों को कम करने जैसा है। CCARS 2.0 इसे कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए लॉन्च किया है। इसका मकसद उनके प्रोविडेंट फंड और पेंशन से जुड़े मामलों को आसान बनाना है। यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि ये एक बहुत ही खास सेक्टर के कर्मचारियों के लिए है। हाँ, एकदम टारगेटेड। जी। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और लाभों को सही लोगों तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इसी तरह का एक और पोर्टल है ई-साक्षी या ई-शिक्षा पोर्टल। हाँ, इसे सांख्यिकी मंत्रालय ने सांसद निधि यानी MPLADS फंड के प्रबंधन के लिए बनाया है। और ये पारदर्शिता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। कैसे? देखिए, सांसद निधि का पैसा कैसे और कहाँ खर्च हो रहा है, इसकी निगरानी करना हमेशा से एक चुनौती रही है। बिल्कुल। इस तरह का एक केंद्रीकृत पोर्टल उस प्रक्रिया को बहुत अधिक पारदर्शी और आप कह सकती हैं जवाबदेह बना सकता है। और पारदर्शिता की बात करें तो केंद्र सरकार ने डिपो दर्पण नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। जी, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा। इसका काम अनाज के गोदामों की निगरानी करना है। और साथ ही हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक एकीकृत रेरा पोर्टल शुरू किया है। तो ये दोनों अलग अलग क्षेत्रों में एक ही समस्या का समाधान कर रहे हैं। पारदर्शिता की कमी। हाँ, पारदर्शिता की कमी। डिपो दर्पण खाद्य सुरक्षा और अनाज की बर्बादी को रोकने में मदद कर सकता है, जबकि रेरा पोर्टल घर खरीदारों को मतलब बिल्डरों से जुड़ी धोखाधड़ी से बचाने में मदद करेगा। अच्छा, ये बहुत जरूरी है। शासन के डिजिटलीकरण में एक और नाम है नीवा यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। जी। हाल ही में पुडुचेरी इसे अपनाने वाला 19वां विधानमंडल बन गया है। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये पूरे देश की विधानसभाओं को पेपरलेस बनाने की एक मुहिम है। इसका असर काम की रफ्तार और विधायी प्रक्रियाओं की दक्षता पर पड़ेगा। बहुत बड़ा असर। तो अब स्वास्थ्य क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। जी। यहाँ एक बहुत ही अनोखा पोर्टल है ZWIN, जिसे वेनम पोर्टल भी कहा जा रहा है। हाँ, ये नाम काफी मजेदार है। NCDC ने इसे एंटी स्नेक वनम और रेबीज की दवाओं के स्टॉक की निगरानी के लिए लॉन्च किया है। ये सुनने में बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन ये असल में जीवन बचाने वाली तकनीक है। अच्छा। जी। भारत में सांप के काटने और रेबीज से होने वाली मौतें एक गंभीर समस्या है, और अक्सर इसकी वजह क्या होती है? सही समय पर दवा का न मिलना। बिल्कुल। ये पोर्टल सुनिश्चित करेगा कि कहाँ कितनी दवा उपलब्ध है। एक सेंट्रल डैशबोर्ड पर सब दिखेगा। एक और महत्वपूर्ण पहल है इंटर एम्स रेफरल पोर्टल। हाँ, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये मरीजों को एक एम्स से दूसरे में आसानी से रेफर करने के लिए बनाया गया है। ये भारत के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के नेटवर्क को और मजबूत करता है। इससे तो मरीजों का बहुत समय बचेगा और उन्हें सही जगह पर विशेषज्ञ इलाज मिल पाएगा, वो भी बिना किसी कागजी कार्रवाई की उलझन के। आयुष क्षेत्र में भी 2 नए पोर्टल आए हैं। एक है आयुष सुरक्षा पोर्टल, जो आयुष दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए है, और दूसरा है आयुष निवेश सारथी पोर्टल। हाँ, ये निवेश को बढ़ावा देने के लिए है। तो एक दो तरफा रणनीति लग रही है ये। बिल्कुल। एक तरफ उपभोक्ताओं को गलत जानकारी से बचाया जा रहा है, और दूसरी तरफ पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एक मंच तैयार किया जा रहा है। ये एक बहुत संतुलित अप्रोच है। चलिए अब संचार की दुनिया में आते हैं। यहाँ तो कुछ बड़े नाम हैं। हाँ, यहाँ तो काफी हलचल है। डोनाल्ड ट्रंप का प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ज्वाइन किया। दूसरी तरफ एलन मस्क ने व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए एक्स चैट फीचर लॉन्च किया है। ये वैश्विक सोशल मीडिया परिदृश्य में हो रहे बदलावों को दिखाता है। मतलब अब कोई एक छत्र राज नहीं रहा। नहीं, हर प्लेटफॉर्म अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है और यूजर्स को अपनी ओर खींच रहा है। और हाँ, यहाँ हम सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं कर रहे। ये तो जाहिर है। आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए आदिवाणी नाम का एक AI अनुवादक लॉन्च किया है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी टूल नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाने का एक प्रयास है। मतलब ये उससे भी बढ़कर है। भाषाएं संस्कृतियों की आत्मा होती हैं और टेक्नोलॉजी का उपयोग उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए करना, ये एक बेहतरीन पहल है। अरे वाह! तो भारत में अब ऐसी टेक्नोलॉजी भी बन रही है जो वैश्विक दिग्गजों को टक्कर दे रही है। हाँ, बिल्कुल। जैसे मैप माई इंडिया ने गूगल मैप्स के मुकाबले में अपना स्वदेशी ऐप मैपल्स लॉन्च किया है। और ये रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्यों? देखिए,
नेविगेशन जैसे महत्वपूर्ण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक स्वदेशी विकल्प का होना ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। हमारा डेटा हमारे पास रहता है। और एक और बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने माइक्रोसॉफ्ट की जगह भारतीय सॉफ्टवेयर ज़ोहो को अपनाया है। ये किसी भी भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा समर्थन है। बिल्कुल, एक तरह का सर्टिफिकेशन है ये तो। जी, जब सरकार खुद देसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है तो इससे पूरे इकोसिस्टम को एक मजबूत संदेश मिलता है। पेमेंट की दुनिया में रेजर पे ने पेमेंट को और तेज करने के लिए टर्बो यूपीआई प्लगइन लॉन्च किया है और कतर यूपीआई अपनाने वाला 8वां देश बन गया है। ये दोनों खबरें दिखाती हैं कि यूपीआई सिर्फ भारत में ही सफल नहीं है, बल्कि ये एक वैश्विक मॉडल बन रहा है। हाँ, और टर्बो प्लगइन जैसी चीजें बताती हैं कि इस सिस्टम में लगातार इनोवेशन हो रहा है, ये रुका नहीं है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल वन ऐप लॉन्च किया है, जिसमें यात्रियों की सभी सुविधाएं एक ही जगह पर मिलेंगी। ये एक सुपर ऐप बनाने का प्रयास है। भारतीय रेलवे के करोड़ों यात्रियों के लिए ये एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। मतलब टिकट बुकिंग से लेकर यात्रा से जुड़ी हर जानकारी एक ही ऐप पर। नीति आयोग ने वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल लॉन्च किया है। जी, इसका मकसद देश के टैलेंट को सरकार के साथ जोड़ना है और यूपीएससी ने उम्मीदवारों के लिए माई यूपीएससी इंटरव्यू पोर्टल बनाया है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है, जहां वे अपने इंटरव्यू के अनुभव साझा कर सकते हैं। ये दोनों प्लेटफॉर्म ज्ञान और कौशल को एक मंच पर ला रहे हैं। सही कहा। एक देश के विकास के लिए प्रतिभा का उपयोग कर रहा है तो दूसरा भविष्य के अधिकारियों के लिए एक ज्ञान कोश बना रहा है। भीम यूपीआई ने तो भारत में पेमेंट करने का तरीका ही बदल दिया है। भीम 3.0 उसी क्रांति का कह सकते हैं अगला कदम है। इसे एनपीसीआई ने आगे बढ़ाया है। यहाँ जोर सिर्फ लेन देन की रफ्तार पर नहीं है, बल्कि भरोसे पर है। मकसद है कि पेमेंट फेल ना हो, पैसा अटके नहीं और पूरा सिस्टम पहले से ज्यादा सुरक्षित हो। और पैसों से ही जुड़ी एक और पहल है यूनिफाइड इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म। इसे सेबी की देखरेख में एनएसडीएल और सीडीएसएल ने मिलकर बनाया है। ये दोनों ऐप्स मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू लगते हैं ना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यही भारत की डिजिटल रणनीति की खूबसूरती दिखती है। ये 2 स्तरों पर काम कर रही है। एक तरफ भीम जैसे पब्लिक यूटिलिटी उपकरण है जो करोड़ों आम लोगों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में ला रहे हैं, ये सबके लिए है। वहीं दूसरी तरफ यूनिफाइड इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म जैसे विशेष उपकरण है जो शेयर बाजार जैसे गंभीर बाजारों को और गहरा और परिपक्व बना रहे हैं। तो ये सिर्फ सबको शामिल करने की बात नहीं है, ये अर्थव्यवस्था के हर हिस्से को आधुनिक बनाने की एक सोची समझी कोशिश है। ये तो हुई अर्थव्यवस्था की बात, लेकिन मुझे इस बात में ज्यादा दिलचस्पी है कि तकनीक असल में शासन चलाने के तरीके को कैसे बदल रही है। जैसे कि हमारी विधानसभाओं और अदालतों में क्या हो रहा है। यहाँ नीवा यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का जिक्र है। हाँ, दिल्ली ने भी इसे अपना लिया है और नीवा एक बहुत बड़ा बदलाव है। पेपरलेस होना तो इसका सिर्फ एक छोटा सा फायदा है। अच्छा, तो असल मतलब क्या है इसका? असल मतलब समझिए। इसका मतलब है कि अब कोई भी नागरिक ऑनलाइन देख सकता है कि विधानसभा में किस सदस्य ने क्या सवाल पूछा, उस पर मंत्री ने क्या जवाब दिया, या किसी बिल पर बहस में किसने क्या तर्क रखा। सब कुछ एक क्लिक पर हमेशा के लिए दर्ज है। ये जवाबदेही को एक नए स्तर पर ले जाता है। लेकिन क्या इसे लागू करना इतना आसान है? मतलब क्या हमारे सभी चुने हुए प्रतिनिधियों के पास इसे आसानी से इस्तेमाल करने की तकनीकी समझ है? देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। शुरुआत में चुनौतियां जरूर आती हैं, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म फायदा है वो बहुत बड़ा है। इसी तरह का एक कदम न्यायपालिका में भी उठाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट का EHRMS पोर्टल ये जजों और कर्मचारियों के रिकॉर्ड को डिजिटल कर रहा है। अगर हम इन दोनों को जोड़कर देखें, नेवा विधायिका को बदल रहा है और EHRMS न्यायपालिका को, तो ये साफ दिखता है कि शासन के हर स्तंभ को ज्यादा पारदर्शी और कुशल बनाने का एक संगठित प्रयास चल रहा है। ठीक है, तो एक तरफ सिस्टम को अंदर से सुधारा जा रहा है और दूसरी तरफ आम नागरिकों की सीधी मदद के लिए भी कुछ ऐप्स आए हैं। यहां मेरे सामने 2 नाम हैं, ई-रक्त कोष और गोआ स्टैट्स ऐप। दोनों का मकसद एक ही लगता है, जरूरी जानकारी को बिना किसी बिचौलिए के सीधे जनता तक पहुंचाना। बिल्कुल, और ये मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले जानकारी मतलब सत्ता का एक रूप थी जो सरकारी फाइलों में बंद रहती थी। ये ऐप्स उस सत्ता को सीधे नागरिक के हाथ में दे रहे हैं। सोचिए, आपातकाल में किसी अपने के लिए खून ढूंढने की बेचैनी हो या किसी सरकारी दावे की हकीकत जांचनी हो, ये उपकरण नागरिक को ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। और ई-रक्त कोष तो सीडाक ने बनाया ना? जी, और ये सचमुच एक जीवन बचाने वाला टूल बन सकता है।
इसी लिस्ट में सचेत ऐप का भी जिक्र है, जिसे एनडीएमए और सी.डॉट ने मिलकर बनाया है, और एक आधार सुशासन पोर्टल भी है। ये दोनों भी नागरिक सुरक्षा और सुविधा से जुड़े हैं। सचेत ऐप आपदा आने से पहले लोगों को चेतावनी देता है, जो जाने बचा सकता है, और आधार, वो तो आज हमारी डिजिटल पहचान की रीढ़ है, उससे जुड़ी सेवाओं को आसान बनाने वाला पोर्टल ये सुनिश्चित करता है कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत ना हो। ये सब मिलकर एक ज्यादा जवाबदेह और नागरिक केंद्रित शासन की तस्वीर बनाते हैं। ये तो हुई केंद्र सरकार की पहले, लेकिन राज्य भी पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं में बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सीएम युवा ऐप लॉन्च किया है, और बच्चों के टीकाकरण पर नजर रखने के लिए राइज ऐप। हाँ, और यहाँ एक पैटर्न दिखता है। राज्य सरकारें अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से समाधान बना रही हैं। जैसे राइज ऐप ये पक्का करता है कि किसी भी बच्चे का कोई टीका ना छूटे, जो सीधे तौर पर जमीनी स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। वहीं आंध्र प्रदेश ने तो और भी कमाल का काम किया है। उनकी मनमित्र सेवा, हाँ, वो व्हाट्सएप वाली सर्विस, ये तो बहुत ही स्मार्ट आइडिया है। लोगों को कोई नया ऐप डाउनलोड ही नहीं करना। एग्जैक्टली। सोचिए, किसी गांव में एक बुजुर्ग को अपनी पेंशन के बारे में जानना है। उसे कोई नया ऐप डाउनलोड नहीं करना, किसी दफ्तर नहीं जाना। वो बस अपने बेटे या पोते को बोल सकता है कि जरा इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लो। सरकार खुद वहां पहुंच रही है जहां लोग पहले से मौजूद हैं। ये ई गवर्नेंस से एम गवर्नेंस यानी मोबाइल गवर्नेंस की तरफ एक बड़ा कदम है। और इसी तरह पीडीएस यानी राशन प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए प्रहलाद जोशी द्वारा लॉन्च किए गए डिपो दर्पण और अन्न मित्र भी हैं। तो कुल मिलाकर केंद्र बड़े ढांचे में सुधार कर रहा है और राज्य अपनी जरूरतों के हिसाब से उसे लागू कर रहे हैं। हाँ, एक तरफ सरकारें अपनी प्रक्रियाओं को डिजिटल बना रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर इससे भी तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। और वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए नए मानक तय कर रहा है। अब शायद एलन मस्क और जैक डॉर्सी की बात कर रहे हैं, ग्रॉक 3 और बिटचैट। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों इनोवेशन दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में है। एक तरफ एलन मस्क की कंपनी XAI का ग्रॉक 3 है, जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI चैटबॉट कहा जा रहा है। ये AI की उस वैश्विक दौड़ का हिस्सा है जहां मशीन को इंसान से ज्यादा बुद्धिमान बनाने की होड़ लगी है। और दूसरी तरफ है ट्विटर के सह संस्थापक जैक डॉर्सी का बिटचैट, एक ऐसा मैसेजिंग ऐप जो बिना इंटरनेट के भी चल जाता है। हाँ, ये तो कमाल की बात है ना? ग्रॉक 3 भविष्य की एक झलक दिखाता है, तो बिटचैट आज की एक जमीनी हकीकत का समाधान देता है। भारत जैसे देश में जहां आज भी कई इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, वहां बिना इंटरनेट के काम करने वाला मैसेजिंग ऐप एक बहुत बड़ी जरूरत पूरी कर सकता है। ये दिखाता है कि इनोवेशन का मतलब हमेशा चांद सितारों की बातें करना नहीं होता, कभी कभी जमीन पर लोगों की समस्याओं को सुलझाना भी होता है। भारत की बात करें तो यहाँ के कॉमर्स में भी तूफानी रफ्तार दिख रही है। स्विगी अब सिर्फ खाना नहीं पहुंचा रहा, उन्होंने पिंग ऐप लॉन्च किया है प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन जैसी सेवाओं के लिए। ये स्विगी की रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है। वो अब खुद को एक फूड डिलीवरी कंपनी के तौर पर नहीं देखते, बल्कि एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के तौर पर देखते हैं। उनके पास डिलीवरी पार्टनर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और अब वो उसी नेटवर्क का इस्तेमाल करके नए बाजारों में उतार रहे हैं। पिंग के जरिए वो सीधे तौर पर अर्बन कंपनी जैसे प्लेटफॉर्म को टक्कर दे रहे हैं। और उनका एक और ऐप है स्नैक या बोल्ट, जो 10-15 मिनट में डिलीवरी का वादा करता है। ये तो लगभग जादू जैसा लगता है। ये क्विक कॉमर्स का अगला दौर है। कंपनियां अब सिर्फ कुछ घंटों में नहीं, बल्कि कुछ मिनटों में सामान पहुंचाने की दौड़ में है। इसके लिए वो आपके घर के पास छोटे छोटे क्या कहते हैं वेयर हाउस बना रहे हैं। ये सुविधा तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये हमारे शहरों पर, ट्रैफिक पर और डिलीवरी पार्टनर्स की जिंदगी पर क्या असर डालेगा, ये देखना भी बाकी है। सही बात है। अच्छा, उद्योग जगत से जुड़े दो और ऐप्स हैं, एक इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का ऐप और दूसरा RBI का RBI डेटा ऐप। ये दोनों ऐप्स एक बहुत जरूरी काम करते हैं, भरोसेमंद जानकारी देना। इंडिया मोबाइल कांग्रेस जैसे बड़े इवेंट का अपना ऐप होने से वहां आने वाले हजारों लोगों के लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। और RBI का डेटा ऐप तो और भी महत्वपूर्ण है। आज जब व्हाट्सएप पर हर तरह की गलत सूचनाएं फैलती हैं, तब सीधे रिजर्व बैंक से वित्तीय आंकड़े मिलना नीति निर्माताओं, पत्रकारों और निवेशकों के लिए सोने जैसा है। यह गोआई स्टैट्स ऐप का ही एक वित्तीय संस्करण है, मतलब सीधे स्रोत से सटीक जानकारी। हमने अब तक सरकार और बड़े बिजनेस की बात की, लेकिन कुछ बहुत ही खास और अनोखे डिजिटल उपकरण भी सामने आए हैं।
जैसे कि दक्षिण मध्य रेलवे का SCR अनिमिषा ऐप, ये अपने कर्मचारियों के प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए है। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े संगठनों में से एक है। लाखों लोग काम करते हैं। इतने बड़े पैमाने पर कौन कैसा काम कर रहा है, ये जानना लगभग नामुमकिन है। अनिमिषा जैसे ऐप इसी प्रक्रिया को डेटा पर आधारित बनाने की कोशिश करते हैं। इससे मैनेजमेंट को ये समझने में मदद मिलती है कि कहाँ सुधार की जरूरत है। ये एक विशालकाय हाथी को और फुर्तीला बनाने की कोशिश जैसा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। ये युद्ध स्थलों को टूरिज्म से जोड़ने की एक पहल है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना रचनात्मक हो सकता है। एक तरफ अनिमिषा ऐप रेलवे की आंतरिक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए है, वहीं दूसरी तरफ रणभूमि दर्शन ऐप देशभक्ति, इतिहास और पर्यटन को एक साथ पिरोने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। ये लोगों को, खासकर युवाओं को, उन ऐतिहासिक जगहों से जोड़ने का एक इंटरैक्टिव तरीका है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने राशन की दुकानों पर फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है। चेहरा दिखाकर राशन। हाँ, कहा जा रहा है कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये उन दूर दराज के इलाकों में प्रैक्टिकल है जहां इंटरनेट कभी आता है कभी जाता है? सही बात। या फिर उन बुजुर्गों के लिए जिनकी पहचान करने में मशीन को ही दिक्कत आती है? कहीं हम सुविधा के नाम पर कुछ लोगों को सिस्टम से बाहर तो नहीं कर रहे? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसी को टेक्नोलॉजी की भाषा में एक्सक्लूजन एरर कहते हैं। अच्छा। देखिए, कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है कि जिसका हक है राशन उसी को मिले, कोई और ना ले जाए। लेकिन अगर किसी का चेहरा पहचानने में सिस्टम फेल हो गया या इंटरनेट नहीं चला, तो क्या वो व्यक्ति उस दिन भूखा रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है। जवाब नहीं मिलते, टेक्नोलॉजी मदद करने की जगह मुसीबत बन सकती है। NDMA ने बाढ़ या भूकंप जैसी आपदाओं के लिए सचेत ऐप बनाया है। और ये बहुत जरूरी है। देखिए, आपदा प्रबंधन में सबसे कीमती चीज होती है समय। बिल्कुल। अगर लोगों को बाढ़ आने से कुछ घंटे पहले भी एक पक्की चेतावनी मिल जाए तो हजारों जानें बच सकती हैं। पहले ये काम सायरन या रेडियो से होता था, पर अब ये चेतावनी सीधे हर किसी के फोन पर पहुंच सकती है। इसी में जल शक्ति मंत्रालय का जो सी फ्लड ऐप है, वो भी इसी दिशा में एक और खास कदम है। लेकिन सुरक्षा सिर्फ बाढ़ और भूकंप से तो नहीं चाहिए। नहीं। भारतीय सेना ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने व्हाट्सएप की जगह सुरक्षित बातचीत के लिए संभव नाम का अपना खुद का सिस्टम बनाया है। पर सवाल यह है कि जब व्हाट्सएप जैसा प्लेटफॉर्म एंड टू एंड इंक्रिप्शन का दावा करता है, तो फिर सेना को अपना अलग सिस्टम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल बहुत दिलचस्प है और इसका जवाब राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति में छिपा है। देखिए, व्हाट्सएप एन्क्रिप्टेड हो सकता है, लेकिन वो एक अमेरिकन कंपनी है। हाँ। उसका डेटा विदेशी सर्वर पर स्टोर होता है। उसकी नीतियां कभी भी बदल सकती हैं। कल को अगर किसी देश के साथ तनाव बढ़ता है, तो क्या हम अपनी सेना की बातचीत के लिए एक विदेशी ऐप पर भरोसा कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। संभव जैसे स्वदेशी सिस्टम पर सेना का पूरा कंट्रोल होता है। ये सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप नहीं है, ये डेटा की संप्रभुता का सवाल है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि संभव सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का एक रणनीतिक बयान है। बिल्कुल, आपने सही समझा। मैंने तो कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। चलिए, अब उन ऐप्स पर आते हैं जो किसी खास वर्ग को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जैसे महाराष्ट्र ने किसानों के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल शेतीशाला लॉन्च की है। हाँ, और ये कृषि में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, एक किसान को फसल बोने से पहले ये पता चल जाए कि अगले हफ्ते मौसम कैसा रहेगा या उसकी फसल का मंडी में क्या भाव चल रहा है। बिल्कुल, तो वो कितने बेहतर फैसले ले सकता है। और ये जो डिजिटल शेतीशाला है, इसका मतलब है डिजिटल फार्मिंग स्कूल। मतलब किसानों को घर बैठे खेती के नए तरीके सीखने का मौका मिल रहा है। सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ भी मेरा वही सवाल है, क्या एक ऐप किसान की उन असली समस्याओं को हल कर सकता है जो जमीन पर है, जैसे कर्ज का बोझ या पानी की कमी? कहीं ये सिर्फ एक ऊपरी सतह का समाधान तो नहीं? देखिए, ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। कोई भी ऐप अपने आप में कोई जादू की छड़ी नहीं है। ठीक है। वो सिर्फ एक टूल है, एक सहायक है। अगर एक किसान को ऐप पर पता चलता है कि टमाटर का भाव अच्छा मिलने वाला है, लेकिन उसके पास अपने टमाटर मंडी तक ले जाने के लिए अच्छी सड़क ही नहीं है, तो वो जानकारी उसके किसी काम की नहीं। सही बात है। इसलिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करना होगा।
ऐप जानकारी दे सकता है, अवसर नहीं बना सकता। अवसर तो जमीनी नीतियों से ही बनेंगे। किसानों के बाद अब बात करते हैं देश के युवाओं की। यूपीएससी ने एक बहुत ही अनोखी पहल की है, प्रतिभा सेतु पोर्टल। हाँ, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ये उन उम्मीदवारों के लिए है जो सिविल सेवा परीक्षा में पास नहीं हो पाए। इसका मकसद उन्हें प्राइवेट सेक्टर से जोड़ना है। ये एक कमाल का आइडिया है। हमारे देश में यूपीएससी की परीक्षा को लाइफ एंड डेथ का सवाल बना दिया जाता है। जो पास हो गया वो हीरो और जो रह गया वो फेलियर। हाँ, जबकि सच ये है कि जो लोग इंटरव्यू तक पहुंचते हैं वे देश के सबसे तेज दिमागों में से होते हैं। ये पोर्टल इस सोच को बदलने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप आईएएस नहीं बने तो आपकी प्रतिभा बेकार है। लेकिन क्या प्राइवेट कंपनियां एक असफल सरकारी उम्मीदवार को उसी नजर से देखेंगी? चुनौती तो है। प्राइवेट सेक्टर का माइंडसेट थोड़ा अलग होता है। वो डिग्री से ज्यादा स्किल देखते हैं। इस पोर्टल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये सिर्फ एक डेटाबेस बनकर ना रह जाए। मतलब इसे एक्टिव होना पड़ेगा। बिल्कुल, एक एक्टिव प्लेटफॉर्म जो इन उम्मीदवारों की स्किल को पहचान कर उन्हें सही कंपनियों से मिलाए। लेकिन अगर ये सफल होता है तो ये करियर को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है। और जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मेरी पंचायत ऐप भी है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WSIS 2025 पुरस्कार भी मिला है। हाँ, मतलब दुनिया भी मान रही है कि ये एक महत्वपूर्ण पहल है। बिल्कुल। और ये सही भी है। मेरी पंचायत जैसे ऐप असली ग्रासरूट डेमोक्रेसी को ताकत देते हैं। अब गांव का कोई भी नागरिक अपने फोन से देख सकता है कि पंचायत में क्या काम हो रहा है, कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ। मतलब पारदर्शिता बढ़ रही है। और जवाबदेही भी। जब टेक्नोलॉजी लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करती है तो उसका असर बहुत गहरा होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी आम नागरिक, किसान और युवाओं तक पहुंच रही है। लेकिन क्या ये सरकारी मशीनरी को भी बेहतर बना रही है? दिल्ली विधानसभा ने नेवा को अपनाया है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। हाँ, और खुद को पूरी तरह पेपरलेस कर लिया है। इसके फायदे तो साफ साफ है। एक तो पर्यावरण की बचत, यानी लाखों पेड़ कटने से बचते हैं। और खर्चा भी कम होता होगा। बहुत। सरकारी खर्चे में भारी कमी। और सबसे बड़ी बात, पारदर्शिता। अब कोई भी नागरिक देख सकता है कि विधानसभा में क्या बहस हुई, किस सदस्य ने क्या सवाल पूछा। सब कुछ डिजिटल रिकॉर्ड में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। और ये सिर्फ कागज बचाने तक सीमित नहीं है, अब तो इसमें AI भी आ गया है। हाँ, वो सभासार वाला। बिल्कुल। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम सभा की मीटिंग के मिनट्स लिखने के लिए सभासार नाम का एक AI टूल लॉन्च किया है। ये तो भविष्य की झलक जैसा लगता है। ये डिजिटलीकरण से एक कदम आगे है। ये ऑटोमेशन है। सोचिए, ग्राम सभा में घंटों बहस चलती है, फिर कोई एक व्यक्ति बैठकर मिनट्स लिखता है जिसमें गलतियों की या कुछ बातें छूट जाने की गुंजाइश रहती है। अब एक AI टूल पूरी मीटिंग को सुनकर, समझकर अपने आप उसका सार तैयार कर देगा। ये स्थानीय अधिकारियों का कितना समय और मेहनत बचाएगा। वाकई ये काम के बोझ को कम करने का एक बेहतरीन तरीका है। मुंबई में मेट्रो और बस के लिए एक ही ऐप लॉन्च हुआ है, मुंबई वन। इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड मोबिलिटी। ये शहरी ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक का हल है। अभी तो बस के लिए अलग ऐप, मेट्रो के लिए अलग कार्ड, टैक्सी के लिए अलग ऐप, सब अलग अलग इस्तेमाल करना पड़ता है। मुंबई वन जैसे ऐप का लक्ष्य है कि आप एक ही जगह से अपनी पूरी यात्रा प्लान कर सकें और टिकट भी खरीद सकें। इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल आसान हो जाता है। और ट्रांसपोर्ट के बाद आते हैं किराना पर। ज़ेप्टो 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी। हाँ, वो फूड और ड्रिंक कैटेगरी में दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है। ये क्या बताता है हमारे बारे में? ये भारत के विशाल और कह सकते हैं भूखे डिजिटल बाजार की ताकत दिखाता है। ये बताता है कि भारतीय ग्राहक सुविधा और तेजी के लिए कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार है। हम एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली पीढ़ी बन रहे हैं। बिल्कुल, हमें हर चीज अभी और इसी वक्त चाहिए। क्विक कॉमर्स का पूरा मॉडल इसी मानसिकता पर तो बना है। इसी कड़ी में एक और दिलचस्प पहल है, आयुष मंत्रालय का द्रव्य पोर्टल, आयुर्वेद के डेटा के लिए। हाँ, पारंपरिक ज्ञान और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ये मेल मुझे बहुत आकर्षक लगता है। और ये बहुत जरूरी कदम है। आयुर्वेद का ज्ञान हजारों साल पुराना है, लेकिन वो अलग अलग ग्रंथों और परंपराओं में बिखरा हुआ है। उसका कोई स्टैंडर्ड डेटाबेस नहीं है। बिल्कुल। द्रव्य जैसा पोर्टल इस सारे ज्ञान को एक जगह इकट्ठा और मानकीकृत करने की कोशिश है, ताकि आज के डॉक्टर और वैज्ञानिक उस पर रिसर्च कर सकें और उसे भरोसे के साथ इस्तेमाल कर सकें। और आखिर में गूगल का डॉपल ऐप, जिससे आप वर्चुअली कपड़े ट्राई कर सकते हैं। ये तो ऑनलाइन शॉपिंग को पूरी तरह बदल सकता है ना? हाँ, अब पता नहीं मुझ पर कैसा लगेगा वाली चिंता ही खत्म। हाँ। ये ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR का बेहतरीन इस्तेमाल है। ऑनलाइन फैशन की सबसे बड़ी समस्या रिटर्न की होती है।
डॉपल जैसी टेक्नोलॉजी इस प्रॉब्लम को काफी हद तक हल कर सकती है। अच्छा, और ये सिर्फ फैशन की बात नहीं है। सोचिए, आप एक सोफा खरीदना चाहते हैं और एआर की मदद से आप उसे खरीदने से पहले अपने लिविंग रूम में रखकर देख सकते हैं कि वो कैसा लगेगा। वाह, यही कॉमर्स का भविष्य है। संचार साथी ऐप। सुनने में तो ये किसी कम्युनिकेशन ऐप जैसा लगता है, पर इसका काम कुछ और ही है। हाँ, इसका काम संचार को सुरक्षित बनाना है। इसे दूरसंचार विभाग मतलब डीओटी ने लॉन्च किया है। और ये सीधे तौर पर आम आदमी की सबसे बड़ी डिजिटल चिंता को संबोधित करता है। अगर मेरा फोन खो गया या चोरी हो गया तो क्या होगा? अच्छा, और ये सिर्फ एक शिकायत पोर्टल नहीं है, ये सीधे देश के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के नेटवर्क और CEIR यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर के डेटाबेस से जुड़ा है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक फॉर्म भरने जैसा नहीं है। इसके पीछे असली ताकत क्या है? असली ताकत इसका बैकएंड इंटीग्रेशन है। जैसे ही कोई अपना IMEI नंबर डालकर फोन को इस पोर्टल पे ब्लॉक करता है, वो फोन देश के किसी भी नेटवर्क पर काम करना बंद कर देता है। किसी भी नेटवर्क पर? हाँ, उसमें कोई दूसरा सिम कार्ड भी नहीं चलेगा। ये असल में टेक्नोलॉजी के जरिए नागरिक के हाथ में एक बहुत बड़ी पावर देने जैसा है। सही बात है। पहले पुलिस के चक्कर काटने पड़ते थे, अब आप खुद अपने फोन को एक तरह से बेकार कर सकते हैं ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो। ये तो वाकई बहुत काम की चीज है। तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारी डिजिटल संपत्ति को सुरक्षित कर रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी का एक और बड़ा काम समाज के उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है जिन्हें अक्सर पीछे छोड़ दिया जाता है। मेरा इशारा दिव्यांगजनों की तरफ है। और इसी सोच के साथ सुगम्य भारत ऐप बनाया गया है। इसे सामाजिक न्याय मंत्रालय ने शुरू किया था। इसका मकसद बहुत सीधा और शक्तिशाली है, दिव्यांगजनों के लिए पहुंच और सुगमता को एक अधिकार बनाना। तो ये काम कैसे करता है? अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति को किसी सरकारी इमारत, मॉल या रेलवे स्टेशन पर रैंप, लिफ्ट या एक्सेसिबल टॉयलेट नहीं मिलता, तो वो सीधे इस ऐप पर फोटो खींचकर शिकायत दर्ज करा सकता है। और सुनने में आया है कि इसे बाद में और बेहतर भी बनाया गया। बिल्कुल, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने बाद में इसका एक नया और बेहतर वर्जन भी लॉन्च किया। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि सरकार का इरादा सिर्फ ऐप लॉन्च करके भूल जाने का नहीं है, बल्कि यूजर से मिले फीडबैक के आधार पर उसे लगातार सुधारते रहने का भी है। मतलब ये एक जीवित प्रोजेक्ट है। हाँ, कोई एक बार की घोषणा नहीं। और इसी मानवीय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए एक और बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान दिया गया है, छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य। एम्स दिल्ली ने नेवर अलोन नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, और ये दिखाता है कि हमारी स्वास्थ्य प्राथमिकताएं बदल रही हैं। कुछ साल पहले तक मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करना भी मुश्किल था, और आज देश का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान खास तौर पर छात्रों के लिए एक डिजिटल सपोर्ट सिस्टम बना रहा है। इन तीनों ऐप्स, संचार साथी, सुगम्य भारत और नेवर अलोन, में एक साझा धागा है। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन लोगों को ताकत देने के लिए कर रहे हैं जो किसी न किसी तरह से कमजोर या असुरक्षित महसूस करते हैं। ये टेक्नोलॉजी का बहुत ही मानवीय चेहरा है। तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी नागरिकों को सीधे तौर पर सुरक्षा दे रही है, उनकी डिजिटल पहचान से लेकर मानसिक स्वास्थ्य तक। लेकिन सुरक्षा सिर्फ इंसानों की ही तो नहीं होती, हमारे पर्यावरण और वन्य जीवों को भी एक डिजिटल कवच की जरूरत है। और इस क्षेत्र में कुछ बहुत ही हैरान करने वाले और अनोखे समाधान सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ही रचनात्मक तरीके से हो रहा है। अगला जो नाम इस लिस्ट में है, उसे देखकर मैं खुद थोड़ी चौंक गई। असम सरकार ने एक गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया है। बाघ या हाथी तो समझ आता है, पर सिर्फ गिद्धों के लिए एक पूरा पोर्टल? इसके पीछे क्या खास वजह हो सकती है? वजह बहुत गंभीर है। गिद्ध हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे जरूरी सफाई कर्मी हैं, और पिछले कुछ दशकों में उनकी आबादी 95% से भी ज्यादा घट गई है। 95%? हाँ, खासकर मवेशियों को दी जाने वाली कुछ दवाओं की वजह से। ये पोर्टल भारत में अपनी तरह का पहला है। ये सिर्फ जागरूकता फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि यह डेटा इकट्ठा करने, गिद्धों की कॉलोनीज को ट्रैक करने और संरक्षण के प्रयासों में लगे लोगों के बीच समन्वय बनाने का एक प्लेटफॉर्म है। अच्छा, ये दिखाता है कि संरक्षण अब सिर्फ जंगल बचाओ जैसे बड़े नारों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक एक प्रजाति को बचाने के लिए लक्षित कार्रवाई की जा रही है। एक प्रजाति पर इतना गहरा फोकस, ये वाकई कमाल है। और गिद्धों से आगे बढ़कर हाथियों की बात करें तो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने गज रक्षक नाम का एक ऐप बनाया है। क्या ये भी इसी तरह का कोई ट्रैकिंग सिस्टम है?
हाँ, लेकिन इसका मकसद थोड़ा अलग और बहुत ही व्यवहारिक है। ये सिर्फ एक ट्रैकिंग ऐप नहीं है, ये संरक्षण के तरीके में एक बुनियादी बदलाव का संकेत है। हम अब प्रतिक्रियात्मक यानी रिएक्टिव संरक्षण से, यानी संघर्ष होने के बाद उससे निपटने से आगे बढ़कर भविष्य कहने वाले यानी प्रिडिक्टिव संरक्षण की ओर जा रहे हैं। प्रिडिक्टिव संरक्षण, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ऐप के जरिए हाथियों के मूवमेंट का रियल टाइम डेटा इकट्ठा किया जाता है। इस डेटा के पैटर्न का विश्लेषण करके हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाथियों का झुंड अगले कुछ घंटों या दिनों में किस गांव या खेत की तरफ जा सकता है। अरे वाह! इससे हम संघर्ष होने से पहले ही स्थानीय लोगों को अलर्ट कर सकते हैं और बचाव के उपाय कर सकते हैं। मतलब ये तकनीक इंसान और जानवर के बीच के रिश्ते को फिर से परिभाषित कर रही है। हम टकराव से बचाव की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। तो जीव जंतुओं के अलावा पर्यावरण के जो बड़े तत्व हैं, जल और वायु, उनके लिए भी कुछ पहले हुई हैं। उत्तराखंड सरकार का भागीरथ ऐप है। हाँ, नाम ही इसके महत्व को बताता है। ये ऐप शायद जल स्रोतों की मैपिंग करने, जल संरक्षण योजनाओं की निगरानी करने और नागरिकों को इस अभियान से जोड़ने का काम करता है। उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य के लिए, जहां से देश की कई बड़ी नदियां निकलती हैं, जल संरक्षण का महत्व बहुत ज्यादा है। सही बात है। दूसरी तरफ हमारे शहरी जीवन की एक बड़ी समस्या है वायु प्रदूषण। इसके लिए समीर 2.0 ऐप है, जिसे भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया। समीर यानी हवा। ये तो हमें शायद एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब AQI बताता होगा। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ नागरिकों को ये नहीं बताता कि आज हवा कितनी खराब है, बल्कि ये पूरे देश में लगे सैकड़ों मॉनिटरिंग स्टेशन से रियल टाइम डेटा इकट्ठा करके नीति निर्माताओं को देता है। अच्छा, इस डेटा के आधार पर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जैसी नीतियां लागू की जाती हैं, जैसे कि कब कंस्ट्रक्शन रोकना है या कब ट्रकों की एंट्री बंद करनी है। तो ये ऐप नागरिक जागरूकता और नीतिगत कार्रवाई के बीच एक पुल का काम करता है। तो इस पूरे समूह को देखें तो संरक्षण के कई अलग अलग स्तर दिखाई देते हैं। एक अकेली प्रजाति से लेकर एक खास संसाधन और फिर पूरे वायुमंडल तक बहुत व्यापक सोच है। बिल्कुल, ये एक बहुआयामी दृष्टिकोण है जो दिखाता है कि पर्यावरण की चुनौती को किसी एक तरीके से हल नहीं किया जा सकता। हर स्तर पर अलग और सटीक समाधान की जरूरत है। पर्यावरण के बाद अब उस क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं जो किसी भी देश की नींव होता है, शिक्षा। और यहाँ तो डिजिटल पहलुओं की जैसे बाढ़ सी आ गई है। हाँ, और यहाँ की रणनीति टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों है। एक तरफ PM ई-विद्या और दीक्षा 2.0 जैसे बड़े राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म हैं, जिन्हें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। इनका मकसद है कि अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई की सामग्री, वीडियो लेक्चर और किताबें देश के हर बच्चे तक पहुंचे, चाहे वो किसी बड़े शहर में हो या दूर दराज के गांव में। बिल्कुल, ये शिक्षा को सही मायनों में लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश है। और राज्य स्तर पर भी कोशिशें हो रही हैं, जैसे दिल्ली सरकार का स्कूल वेब ऐप। हाँ, ये स्कूलों के मैनेजमेंट को डिजिटल बनाने की एक कोशिश है। इससे शायद छात्रों की उपस्थिति, उनके रिपोर्ट कार्ड, माता पिता के साथ संवाद, ये सब कुछ एक ही जगह पर आ जाता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है। हाँ, और शिक्षकों का प्रशासनिक बोझ कम होता है। लेकिन भारत में शिक्षा का एक और बहुत बड़ा पहलू है, प्रतियोगी परीक्षाएं। और इसके लिए IIT पलक्कड़ ने ट्यूटर्स नाम का एक लर्निंग ऐप बनाया है। एक IIT का इस क्षेत्र में आना, ये क्या संकेत देता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये संकेत देता है कि अब एकेडमिक संस्थान भी ये मान रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ कैंपस के अंदर पढ़ाने तक सीमित नहीं है। IIT जैसा संस्थान जब कोई ऐप बनाता है तो उसकी विश्वसनीयता बहुत ज्यादा होती है। जाहिर है, वे प्रतियोगी परीक्षाओं के पैटर्न और उनकी कठिनाई के स्तर को किसी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर से बेहतर समझते हैं। ये शायद कोचिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है और छात्रों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प। ये विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन पढ़ाई के बाद का क्या? करियर चुनना शायद सबसे मुश्किल फैसलों में से एक होता है। इसके लिए भी कोई डिजिटल मदद है? हाँ, और ये इस इकोसिस्टम की आखिरी और शायद सबसे जरूरी कड़ी है, शिक्षा विभाग का माई करियर एडवाइजर ऐप। ये ऐप छात्रों को अलग अलग करियर विकल्पों के बारे में जानकारी देता है, शायद कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट भी लेता हो, ताकि छात्र अपनी रुचि और काबिलियत को समझ सकें। लेकिन क्या ये ऐप वाकई छोटे शहरों और गांवों के छात्रों की मदद कर पाएगा? अक्सर ऐसे प्लेटफॉर्म्स में जो करियर ऑप्शन दिखाए जाते हैं, वो बड़े शहरों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। क्या इसमें स्थानीय अवसरों या पारंपरिक व्यवसायों को आधुनिक बनाने जैसे विकल्प भी शामिल हैं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। किसी भी डिजिटल पहल की असली सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि वो कितनी समावेशी है। अगर ये ऐप सिर्फ इंजीनियरिंग, मेडिकल और MBA जैसे पारंपरिक विकल्पों तक सीमित रहा तो इसका असर भी सीमित रहेगा।
लेकिन अगर इसमें कृषि तकनीक, स्थानीय हस्तशिल्प को ऑनलाइन बेचना या टूरिज्म जैसे क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी है तो ये वाकई में गेम चेंजर हो सकता है। पर इन सभी ऐप्स को एक साथ देखें तो एक पूरी यात्रा दिखती है। स्कूल की पढ़ाई से लेकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी और आखिर में करियर चुनने तक हर कदम पर एक डिजिटल साथी देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। अब कुछ बहुत ही खास उद्योगों और सेक्टरों की बात करते हैं। ऐसा लगता है कि अब हर क्षेत्र के लिए एक अलग डिजिटल समाधान बनाया जा रहा है, जैसे कि सिर्फ कपास के किसानों के लिए एक ऐप। हाँ, कपास किसान ऐप, जिसे वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया। ये लक्ष्यीकरण की पराकाष्ठा है। ये कोई सामान्य किसान ऐप नहीं है, ये सिर्फ उन किसानों पर केंद्रित है जो कपास उगाते हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि इसमें दी जाने वाली जानकारी, चाहे वो मिट्टी की नमी हो, किसी खास कीड़े के हमले की चेतावनी हो या बाजार में कपास का भाव हो, वो बहुत ही सटीक और काम की होगी। इसी तरह कोयला जैसे भारी उद्योग के लिए क्लैंप पोर्टल और कोयला शक्ति डैशबोर्ड है। ये दिखाता है कि डिजिटलीकरण सिर्फ जन सेवाओं के लिए नहीं है, बल्कि उद्योगों को और कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए भी है। कोयला क्षेत्र में हमेशा से पारदर्शिता की कमी और कुप्रबंधन के आरोप लगते रहे हैं। इस तरह के डैशबोर्ड शायद कोयले के उत्पादन से लेकर उसके पावर प्लांट तक पहुंचने की पूरी यात्रा को ट्रैक करते हैं, जिससे चोरी और भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो जाती है। हाँ। और पारंपरिक क्षेत्रों में एक और बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है फिशर फ्रेंड मोबाइल ऐप। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये मछुआरों के लिए है। और ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये एक सफल मॉडल है। इससे टेक फॉर नेचर पुरस्कार भी मिला है। ये ऐप मछुआरों को समुद्र में संभावित मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों, मौसम के बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के बारे में अलर्ट देता है, जिससे उनकी सुरक्षा और आमदनी दोनों बढ़ती है। सही कहा। ये टेक्नोलॉजी के जमीनी असर का एक बेहतरीन उदाहरण है। भारतीय रेलवे, उनके लिए भी एक सुपर ऐप की तरह स्वरेल ऐप की बात हो रही है। हाँ, एक ही जगह पर सारी सुविधाएं देना एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन इसमें एक चुनौती भी है। भारतीय रेलवे का सिस्टम बहुत विशाल और जटिल है। इन सभी सेवाओं, टिकटिंग, केटरिंग, शिकायतें, ट्रेन ट्रैकिंग को बिना किसी तकनीकी गड़बड़ी के एक ही ऐप में इंटीग्रेट करना एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज होगा। एक छोटी सी गलती लाखों यात्रियों को परेशान कर सकती है। बिल्कुल, लेकिन अगर ये सफल होता है तो ये यात्री अनुभव को पूरी तरह से बदल सकता है। इन उदाहरणों को देखकर लगता है कि कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं कि उन्हें डिजिटल किया जा सकता है, जैसे कि उम्मीद पोर्टल। बिल्कुल, इसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए लॉन्च किया है। हाँ। वक्फ संपत्तियां यानी वो जमीन जायदाद जो धार्मिक या चैरिटेबल कामों के लिए दान की गई हैं, उनका प्रबंधन हमेशा से एक जटिल और कागजी काम रहा है। हाँ। देश भर में लाखों ऐसी संपत्तियां जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है। इस प्रक्रिया को डिजिटल बनाना पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी अब शासन के सबसे पुराने और सबसे जटिल हिस्सों में भी पहुंच रही है। और एक और बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण उदाहरण है रेबीज ट्रैक रिवर ऐप। ये रेबीज की निगरानी के लिए। अरे, रेबीज की निगरानी के लिए एक पूरा ऐप। हाँ। और ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के भविष्य की एक झलक देता है। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसे रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए समय पर जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। ये ऐप शायद जानवरों के काटने के मामलों, टीकाकरण के कवरेज और संदिग्ध मामलों को रियल टाइम में ट्रैक करता है। अच्छा। डेटा ड्रिवन हेल्थ केयर का एक छोटा लेकिन शक्तिशाली मॉडल है। और आखिर में एक ऐसी पहल जो भविष्य की नहीं बल्कि हमारे अतीत की बात करती है, ज्ञान भारतम पोर्टल, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से सबसे रोमांचक पहलों में से एक है। प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल आगे बढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे अतीत को सहेजने का भी सबसे शक्तिशाली जरिया है। कैसे? भारत में ताड़ के पत्तों, भोजपत्रों और हाथ से बने कागजों पर लिखी लाखों पांडुलिपियां हैं, जिनमें ज्ञान का अथाह भंडार है। ये समय के साथ नष्ट हो रही हैं। ज्ञान भारतम पोर्टल इन सभी पांडुलिपियों को डिजिटाइज करके एक जगह ला रहा है, ताकि कोई भी शोधकर्ता या जिज्ञासु व्यक्ति उन्हें पढ़ सके। ये हमारे इतिहास को हमेशा के लिए अमर बनाने जैसा है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा से जो तस्वीर उभरती है वो वाकई बहुत बड़ी है। ये सिर्फ कुछ ऐप्स की कहानी नहीं है, ये खोए हुए फोन को ट्रैक करने से लेकर प्राचीन पांडुलिपियों को बचाने तक हर समस्या के लिए एक डिजिटल औजार गढ़ने की कहानी है। बिल्कुल। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला वीडियो मिस ना हो जाए।